नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सब्जेक्ट और इंटरनल एड कवर कर रहे हैं और उसमें हम पार्ट 8 जो है शेड्यूल्स वो आज कवर करेंगे। और यदि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें। तो देखिए दोस्तों, जो डेफिनेशन क्या है शेड्यूल की, शेड्यूल बेसिकली इट्स एन अनेक्स्ड और सप्लीमेंट्री पार्ट of a statute that provides additional details, explanation, lists or procedural aspects related to the main provisions of the act। यानी कि जो मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, कानून का जो मुख्य पार्ट है, उसकी या तो कोई एडिशनल डिटेल दे रहा है, उसकी कोई व्याख्या दे रहा है, कोई लिस्ट या कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो कवर अप कर रहा है। जो शेड्यूल्स हैं वो बेसिकली इंटीग्रल पार्ट हैं स्टैट्यूट के, एंड दे मस्ट बी रेड इन कंजक्शन विद द मेन बॉडी ऑफ द लॉ टू फुली अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड अप्लीकेशन। अब कहने का अर्थ क्या है कि जो शेड्यूल्स हैं वो स्टैट्यूट का पूरी तरह से पार्ट हैं और उनको मुख्य कानून के साथ ही रीड करना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि उस कानून का पूरी तरह से अर्थ समझ में आ सके। अब यहाँ पे की एस्पेक्ट्स क्या हैं? एक तो देखिए सप्लीमेंट्री रोल है इसका, क्योंकि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो प्रोसीजरल गाइडलाइंस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं या एक्सेप्शंस हैं, जो कि मेन प्रोविज़न को क्लेरिफाई करते हैं या सपोर्ट करते हैं। साथ साथ में देखिए इंटरप्रिटेशन विद द एक्ट, बेसिकली ये शेड्यूल कांट बी रेड इन आइसोलेशन, उसको अलग से नहीं समझ सकते हैं और उसको जो प्राइमरी हमारा लेजिस्लेशन है, जो मुख्य कानून है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही समझना चाहिए। अब इसके साथ देखिए, अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यदि कॉन्फ्लिक्ट है मेन टेक्स्ट और शेड्यूल में, तो मेन टेक्स्ट ही उस कानून का जो मुख्य प्रावधान है वही आपका प्रिवेल करेगा, जब तक कि इंटेंशन अदरवाइज ना हो ड्राफ्टर्स की। अब अमेंडेबिलिटी क्या है? चेंजेस इन द मेन प्रोविजन ऑफ ए स्टैट्यूट may necessitate modification in the schedule or vice versa। Now if you see, there are some examples जो कि हमारे कानून में यूज़ हुए हैं। एक तो देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट शेड्यूल है जो हमें बताता है स्टेट्स कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया क्या है। 7 शेड्यूल है जिसके अंदर 3 फेमस लिस्ट है हमारी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स को दिखाती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका शेड्यूल 1 है जो कि मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर कंपनीज रखता है। शेड्यूल 3 है दैट प्रोवाइड्स फॉर्मेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फॉर इंश्योरेंस कंपनीज है। 10 शेड्यूल है इनकम टैक्स एक्ट का, दैट प्रोवाइड्स लिस्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। इसी तरह से CRPC है 1973, जो प्रोसीजरल गाइडेंस के लिए फर्स्ट शेड्यूल देखिए, जो क्लासीफाई करता है ऑफेंसेस को एज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल और नॉन बेलेबल। इसी तरह से नाउ व्हाट आर द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ शेड्यूल? प्रोसीजरल गाइडलाइंस है, मैनी शेड्यूल दे स्पेसिफाई द प्रोसीजरल एस्पेक्ट विच आर नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अब इसी तरह का उदाहरण देखिए, they may detail the steps involved in filing appeals, the format of application or method of adjudicating disputes. In taxation laws, schedules often prescribe tax slabs, deduction or exemption applicable to different categories of taxpayers। तो ये प्रोसीजरल गाइडलाइंस दे दी शेड्यूल के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट लिस्ट्स टू डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। Now a prominent example is 7th list of Indian Constitution that contains basically union list, state list or concurrent list. These lists determine whether the union government, state government or both have the authority to legislate on a particular subject। Number 3, the transitory provisions। कुछ शेड्यूल जो हैं ट्रांजिटरी प्रोविजन भी इंक्लूड करते हैं फॉर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम ए ओल्ड लॉ टू न्यू वन। एंड लाइक a historical example is the 9th schedule of the Government of India Act 1935, which contain transitory provisions to maintain the legal continuity until the full-fledged enforcement of the act। अब इंटरप्रेटिव एड है, शेड्यूल दे एक्ट एज एन एक्सटेंशन
of the main body of the act and can be referenced by courts to aid in statutory interpretation. And if there is any ambiguity in the substantive provisions of the act, courts may analyze the schedules to identify the legislative intent. For example, the 9th schedule of the Constitution of India was introduced to protect certain laws from judicial review, and courts have examined its scope in cases, for example, IR कोहलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है। दोस्तों ज़रूर स्टडी करिए इसको, इस केस लो को। क्या रहता है कि जो हम बेसिकली शेड्यूल को यूज़ कर रहे हैं इंटरप्रेटिव एड की तरह से, और इस केस में स्पेसिफाई किया था। नाउ नंबर 5 इज टेबुलर एंड इलस्ट्रेटिव कंटेंट। मैनी एक्ट्स दे यूज शेड्यूल्स टू प्रेजेंट information in a structured and easily understandable format. Now, this may include tariff, punishments, land revenue, classifications, fees, or regulations that are essential for the Act's implementation, but too detailed to be incorporated in the main text. For example, the first schedule of CPC, for instance, contains a comprehensive list of rules governing the procedure for civil suits in India. Now, number 6 is protection of certain laws from judicial scrutiny, and that is 9th schedule, of course, of Indian Constitution, which was introduced by the First Amendment 1951 to protect the land reform laws from being challenged in the courts. In our this IR Koholu case, the Supreme Court ruled that even laws placed under 9th schedule could be subjected to judicial review if they violate the basic structure of the Constitution. And if you see the schedules in global legal frameworks, schedules are not unique to Indian laws, and they are of course prevalent in other legal systems. If you see United Kingdom, many acts of the parliament, they include schedules that elaborate on definitions, procedural mechanism or exceptions. For example, you see Equality Act 2010 of United Kingdom. Schedule 1 of this act defines when a condition qualifies as disability. Schedule 9 of this Equality Act 2010 lists exceptions to discrimination laws. And Human Rights Act 1998 in United Kingdom, Schedule 1 incorporates rights from European Convention on Human Rights. In Australia also, you see the Constitution has schedules specifying administrative matters such as oath of allegiance for government officials. Now, पूरा सिनेरियो क्या है कि जो कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रेट करते हैं शेड्यूल्स को इन द लाइट ऑफ द एक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स and to ensure that they align with the legislative intent. और ambiguity यदि कोई arise होती है, courts may apply the rules of statutory interpretation such as literal rule, golden rule, mischief rule, and of course other primary rules to resolve the disputes. And schedules, you see, they are integral part of the statute, and courts use them to clarify ambiguities. Number 2, they are subordinate to the main text. Number 3, courts read schedules in a way that aligns with the purpose of the act. And if you understand the role of schedules in the act, they serve as a crucial role in supplementing the main provisions of the statute. And schedules, they often provide detailed procedures for asserting claims or rights under the act. और उस तरह का जो मैनर जो है वो आउटलाइन कर देते हैं कई बार, जिसमें पावर्स कन्फर कर दी जाती हैं एक्ट के द्वारा टू बी एक्सरसाइज. नाउ दीज शेड्यूल्स फंक्शंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन. अब केस लो देखिए, आपका यूनियन ऑफ इंडिया का है, ESW कंपनी लिमिटेड 2001 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि शेड्यूल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट एंड दे मस्ट बी रेड इन हार्मनी विद द मेन प्रोविजंस. एंड इफ ए कॉन्फ्लिक्ट arises, अगर कोई विरोधाभास भी आता है, द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर शुड बी गैदर्ड फ्रॉम द एक्ट एज ए होल. किसी भी पार्ट को सेपरेटली आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, पूरे एक्ट को इकट्ठा करके और इसकी ओवरऑल रीडिंग लेके ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं. अब इसी तरह CIT वर्सेस जी हयात का केस है, 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट जो है उसका अप्लीकेशन था, और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इफ ए शेड्यूल प्रोवाइड्स कंप्यूटेशनल डिटेल्स इट शुड बी इंटरप्रेटेड टू गिव इफेक्ट टू द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. साथ साथ में हेल्ड किया जी हयात के केस में, ए शेड्यूल कांट ओवरराइड द मेन प्रोविजंस अनलेस द एक्ट स्पेशली अलाउज इट.
अनदर केस लॉ इज फ्लावर फ्राइट कंपनी लिमिटेड वर्सेस हेमंड्स 1963 का केस है क्वींस बेंच का. Key issue in this case was interpretation of the term goods vehicle under section 191 clause 1 of the Road Traffic Act 1960. अब कोर्ट ने एनालाइज किया स्टैट्यूटरी डिस्टिंक्शन बिटवीन पैसेंजर व्हीकल्स एंड गुड्स व्हीकल, जैसा कि शेड्यूल में बताया गया था. अब जब इसको एनालाइज किया, the phrase goods or burden of any description is broad enough, the court said. That includes passenger effects. The court determined that the legislative intent was not to classify the vehicles, यानी कि उनको अलग अलग व्हीकल करने का कोई मंशा नहीं थी, like for passenger transport as good vehicles. Now this decision basically underscores the importance for considering statutory definitions in context rather than relying solely on the literal meaning of the words. अब दूसरा केस लो देखिए, केस लो 4 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बसंत नाहटा 2005 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो इंडिया स्टैम्प एक्ट है इंडिया का. अब कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए शेड्यूल कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्ट्स मेन प्रोविजन, द कोर्ट्स मस्ट इंटरप्रेट द शेड्यूल इन अ वे दैट अपहोल्ड्स द मेन लेजिस्लेटिव इंटेंट, यानी कि शेड्यूल ओवरराइड नहीं करेगा मेन प्रोविजंस को. And in case of ambiguity, the mischief rule that was laid down in Hayden's rule, it should be applied to understand the purpose behind the provisions. तो कभी भी अगर मान लीजिए शेड्यूल में या मेन प्रोविजन में एम्बिग्यूटी आ रही है तो मिस्चीफ रूल को अप्लाई करेंगे. मिस्चीफ रूल पर हम पहले भी एक लेक्चर बना चुके हैं, तो वो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की लिस्ट में देख सकते हैं. केस लॉ नंबर 5 जगदीश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, ये 2011 का केस है. सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पर्पस ऑफ द शेड्यूल इज टू एडवांस द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन प्रोविजन एंड डिलीशन ऑफ शेड्यूल कांट वाइप आउट द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट इन इफेक्ट एंड सेपरेट, यानी कि शेड्यूल डिलीट हो गया तो मेन प्रोविजन को डिलीट नहीं करना, मेन प्रोविजन ऐसे सच रहेगा. अब यहाँ पे क्या था कि जो प्रमोशन थी पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स अंडर रूल 10, 24 एंड 7 ऑफ राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस रूल्स 1979, दे वर इन क्वेश्चन. नाउ रूल्स प्रोवाइडेड फॉर ईयर वाइज प्रमोशन एंड फाइलिंग ऑफ 50% ऑफ प्रमोशनल वैकेंसीज ऑन मेरिट बेसिस. द स्टेट by not holding examination for many years attempted to suppress the rule of promotion by merit. अब हो क्या रहा था कि वो क्लब कर देते थे जो वैकेंसीज को और एक साल में भरने की कोशिश करते थे, एंड दैट वाज वायलेशन ऑफ द रूल्स बेसिकली. द कोर्ट इश्यूड डायरेक्शंस टू द स्टेट टू अंडरटेक फ्रेश प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड मेक promotion for year wise vacancies and fill 50% promotion vacancies purely by merit, evolving proper methodology. Now state was further directed to hold inquiry against the officer responsible for not holding the examination and punish them, of course. This the rules mandated year wise promotion and stipulated that 50% of the promotional vacancies be filled based on merit. However, the state failed to conduct the required examinations for several years and effectively undermining the merit based promotion system. Furthermore, it attempted to fill vacancies by clubbing them over multiple years, a practice that was contravened the prescribed rules. अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि जो स्टेट की अप्रोच है ये क्लियर वायलेशन है आपका सर्विस रूल्स का. अब कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि एक तो फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस को आप इंट्रोड्यूस करिए और इंश्योर करिए कि जो 50% प्रमोशनल वैकेंसीज हैं दे आर स्ट्रिक्टली फिल्ड ऑन मेरिट बेसिस, और कोई प्रॉपर मेथडोलॉजी से उसको अडॉप्ट करके पूरा करिए. और साथ साथ में इंक्वायरी इनिशिएट करिए अगेंस्ट द ऑफिशियल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैप्स इन होल्डिंग द एग्जामिनेशन, और साथ साथ में प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए उनके खिलाफ. अब ये जो जजमेंट है ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एडहेरिंग टू द स्टैट्यूटरी रूल्स को बताती, खासकर प्रमोशनल प्रोसेस में, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को प्रमोट करती है, और किसी तरह के आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और इन एक्शन को भी ओवर रूल करती है. अब केस लॉ नंबर 6 देखिए, अफाली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1989 का केस है.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया इसके अंदर कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा मेन बॉडी ऑफ द एक्ट और शेड्यूल के अंदर, दी सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट प्रिवेल ओवर द शेड्यूल। ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है कि जो मेन प्रोविजन ऑफ द लॉ है वही प्रिवेल करेगा अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजंस ऑफ ए लॉ एंड द शेड्यूल, एंड सच कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजेक्टेड फॉर टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी। अब इस केस में क्या हुआ, दिस केस स्पेसिफिकली डेल्ट विद दिस टैक्सेशन ऑफ अश्वगंधा रिस्ट, एन आयुर्वेदिकल मेडिसिनल प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि अश्वगंधा रिस्ट वाज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड एज एन ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेज and it could not be subjected to excise duty under the Bombay Prohibition Act 1949. This ruling reinforced the principle that medicinal preparations with self-generated alcohol, which are not intended for use as intoxicating beverages, should be treated differently from ordinary alcoholic beverages under excise laws. अब जो अश्वगंधा रिस्ट है ना, उसके अंदर कुछ अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज थी, अल्कोहल जैसा उसके अंदर कोई प्रिपरेशन था, लेकिन वो सेपरेट है। इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस थे जिनके अंदर अल्कोहल होता है, क्योंकि ये मेडिसिनल प्रिपरेशन है। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट जजमेंट है बिकॉज इट क्लियरिफाइज द हायरार्की बिटवीन द मेन बॉडी ऑफ एन एक्ट एंड इट्स शेड्यूल्स, इंश्योरिंग दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट इज प्रॉपरली अपहेल्ड। अब नेक्स्ट केस लो देखिए, जयंती लाल अमृतलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 का केस है। अब इसके अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात हो रही है और कोर्ट ने इसमें रूल किया वेयर ए शेड्यूल इज डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोसीजरल डिटेल्स, इट शुड बी इंटरप्रेटेड फ्लेक्सिबली रादर देन रिजिडली। अब किसी शेड्यूल में प्रोसीजरल डिटेल्स हैं तो उसको रिजिडली ना करके फ्लेक्सिबल हम इंटरप्रेट करेंगे, इंश्योरिंग इट सर्व्स द पर्पस ऑफ द एक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे शेड्यूल के? एक तो देखिए, शेड्यूल मस्ट बी रेड इन द लाइट ऑफ मेन स्टैट्यूट, दे कांट बी अप्लाइड इन आइसोलेशन। एक तो ये बात होगी। दूसरा, यदि शेड्यूल और एक्ट के टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, द मेन प्रोविजन प्रिवेल्स। ए शेड्यूल कैन क्लैरिफाई बट नॉट अल्टर द लॉ अनलेस द स्टैट्यूट एक्सप्रेसली परमिट्स इट। यानी कि शेड्यूल जो है वो कानून को बदल नहीं सकता, उसकी व्याख्या जरूर कर सकता है। और एम्बिग्विटी के केस में कोर्ट्स अप्लाई द मिसचीफ रूल और द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मिसचीफ रूल अप्लाई करिए, जो कि हेडन के केस में दिया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी मदद करिए इस कम्युनिटी को ग्रो करने में। अब कंक्लूजन क्या है? शेड्यूल they enhance the basically functionality of the legislation by supplementing the main provision with additional details, classifications and procedural frameworks. They ensure clarity and help judicial interpretation and facilitate the smooth implementation of laws. और चाहे वो ट्रांजिटरी प्रोविजंस हों, लेजिस्लेटिव लिस्ट हों, प्रोसीजरल रूल्स हों, शेड्यूल्स प्ले ए पिवटल रोल, vital role in shaping the practical application of the statutes, and their importance extends beyond national legal frameworks as they are common feature in legislative drafting worldwide। वो हम देख चुके हैं कि यूके के अंदर भी इक्वालिटी एक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल्स हैं। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और ऑल पर उसको क्लिक करिए। साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पर, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पर भी डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस सब्जेक्ट को इस सीरीज़ के बाद पढ़ना चाहेंगे, और यदि किसी विषय को डिस्कस करना है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।